सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो यार क्लास 9th का हम एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं साइंस का, दैट इज चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में जो कि फ्यूचर में 11th-12th में आपको काफ़ी ज़्यादा काम देगा। सो एज अ फाउंडेशन कोर्स यार मेरा मेन मोटिव है कि हर टॉपिक को मैं इस तरीके से और इस डिटेल में पढ़ाऊँ ताकि आपको 11th-12th में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। सो एज ए फाउंडेशन कोर्स अपन बहुत डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक मोल कॉन्सेप्ट नाम का एक टॉपिक है इस चैप्टर में जो कि 11th और 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे अच्छे से ना, देन 11th-12th में काफ़ी समय लग जाएगा उस चीज़ को समझने में, है ना। और काफ़ी सारे आईटी और नीट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा इस चैप्टर पे अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में अपन चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आज इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगर कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं तो वो कितने टाइप के लॉज होते हैं, जनरली लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो टॉपिक को अपन यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, क्लास 9th का ये टॉपिक है। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दे रहा हूँ। इस चैप्टर का नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स की बात कर लें, इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लें, एमसीक्यूज की बात कर लें या एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बात करें, ये सब हमने अपनी वेबसाइट edugrown.in पे अपलोड कर दिया है। आप चेकआउट जरूर करना, वहाँ से आप वीओ डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन अपन स्टार्ट करते हैं। जनरली इस चैप्टर में हम एटम्स और उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम समझेंगे कि एटम्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है ना। एटम्स अपन कहते हैं ना, सबसे छोटा मैटर है एटम, बट एटम के अंदर भी कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। क्या है भाई? तो लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपको पता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मॉलिक्यूल्स पे चले जाएंगे और फिर मॉलिक्यूल्स को समझेंगे, फिर उनके कॉम्बिनेशंस को हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वगैरह हम देखेंगे। इसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जब भी तो कोई दो केमिकल आपस में कॉम्बाइन होता है तो उनका कोई लॉज कुछ अपने से, ऐसा तो नहीं मैंने ऑयल और कैरोसिन और पेट्रोल को मिलाया तो पानी बन गया। तो यार कुछ होगा ना कि अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो ही पानी बनेगा, और वो भी इस रेशियो में मिलना चाहिए तभी पानी बनेगा, अदरवाइज स्टीम बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो ये सब लॉज अपन देखेंगे। जब भी कोई चीज़ केमिकल कॉम्बाइन होती है तब उससे क्या प्रोडक्ट बने, वो प्रोडक्ट डिपेंड करता है इन्हीं लॉज पे, ठीक है। ये देखेंगे। फिर आगे बात करते हैं तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी थ्योरीज बताए थे, वो अपन देखेंगे, है ना। उसके बाद अपन देखेंगे एटम्स क्या होता है, कि पुराने ज़माने में एटम्स को किस तरीके से डिनोट किया जाता था। फिर एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक एग्जिस्टेंस क्या होता है। फिर हम मॉलिक्यूल्स पे आएंगे, होमो एटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को समझेंगे, एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूलर मास, ये सब देखेंगे। फिर हम आयंस पे आएंगे जिसमें हम एनायन और कैटायन पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम वैलेंसी कैलकुलेशन, कैसे किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं, ये हम देखेंगे। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, कोई भी जैसे आप लिखते हो H2O, तो H2O कैसे बन गया, H3O क्यों नहीं बन गया, है ना। तो ये केमिकल फॉर्मूला हम यहाँ इस चैप्टर में देखने वाले हैं। काफ़ी सारे देख सकते हो, काफ़ी सारे केमिकल फॉर्मूलाज हम देखेंगे, कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। देन आएंगे हम फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है उस पर डिस्कशन करेंगे, एंड देन मोल कॉन्सेप्ट चालू होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट इसका लास्ट टॉपिक है जिसमें हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल लगा के चैप्टर को एंड करेंगे। सो यार आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अपन इस चैप्टर में क्या क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को पढ़ने वाला है। तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया ताकि आपका इंटरेस्ट बने रहे इस चैप्टर में। बहुत ही नई नई चीज़ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या कहता है, अपने बुक को उठा लो, नहीं तो फिर हमारे नोट्स जिंदाबाद, वेबसाइट पे भी नोट्स अवेलेबल है। अराउंड 500 BC के आसपास एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ।
बहुत साल पुरानी बात है, लगभग 500 साल, मतलब 500 बीसी की बात है। एक इंडियन फिलोसफर महर्षि कानंद हुआ करते थे, ठीक है। पोस्टुलेट द थ्योरी इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर्स, पदार्थ को, और उनका कहना था, महर्षि कानंद का, जो इंडियन फिलोसफर थे, जो मैटर्स हैं यानी हिंदी में पदार्थ, वी विल ऑब्टेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। अगर हम उस मैटर या उस पदार्थ को अगर अपन फर्दर डिवाइड करें तो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। वो पार्टिकल्स को फर्दर पार्टिकल बियॉन्ड एंड विच फर्दर डिवीजन कांट बी पॉसिबल विच इज नोन एज परमाणु। फिर से मैं समझा रहा हूं, बहुत साल पुरानी बात है, लगभग 500 बीसी की। एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कानंद, ठीक है। उनका कहना था कि जो पदार्थ होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको अगर हम फर्दर उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे वो क्या बनेगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके बन जाएंगे, और उस पार्टिकल्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और उसी पार्टिकल्स को उन्होंने परमाणु नाम दिया, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। क्लियर? ये था हमारे इंडियन फिलोसफर। उसके बाद एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एक आते हैं भैया, डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस, कॉल्ड दिस पार्टिकल्स एटम्स। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम परमाणु को या फिर इन छोटे पार्टिकल्स को किसने एटम नाम दिया, मतलब मैटर के छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम्स को और डिवाइड करोगे फर्दर तो क्या मिलेंगे आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे, है ना। यार मैंने कुछ गलत कहीं तो बोला है, मेरे को लग रहा है कहीं तो मैंने कुछ गलत बोला है, आप सुधार लेना, समझ जाना, ज़्यादा गलत नहीं, कुछ तो मिस्टेक हुआ, मुझे भी याद नहीं आ रहा एक्चुअली। ओके, तो ये जो डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस थे, इन्होंने उस पार्टिकल को क्या नाम दिया, एटम नाम दिया। नाउ एक और साइंटिस्ट थे, एंटोनी एल लेवोसियर, लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एक और साइंटिस्ट थे एंटोनी एल लेवोसियर, जिन्होंने केमिस्ट्री कहा जाए या केमिकल साइंस की नींव रखी थी। उन्होंने बताया था, उन्होंने 2 लॉ बताया था, जिसका नाम था टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब कोई चीज केमिकली कंबाइन होती है तो किस तरीके से होती है, उस पर उन्होंने 2 लॉ बताए थे। तो कौन से 2 लॉज थे, तो वही अपन डिस्कस करते हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ, ध्यान से देखो, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट्स to form a new compound is governed by the Certain law। जब भी A प्लस बी, A और B आपस में मिलेगी तो ये एक लॉ के थ्रू मिलेगी, तभी जाके कोई नया प्रोडक्ट C बनाएगी, ठीक है। एंड दिस कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एंड दिस आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब कोई सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल इन लॉ को फॉलो करते हुए अगर कंबाइन होगी, देन वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाएगी, है ना। तो कौन से 2 लॉ है भाई, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल्स। क्या है भाई ये लॉ, इसको भी देख लेते हैं। तो ये लॉ सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। ओके, दिस लॉ एस्टेब्लिश आफ्टर द एक्सपेरिमेंट बाय लेवेसियर एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लेवेसियर इन 1744 में लेवेसियर द्वारा बनाया गया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही हम एक्स्ट्रा मास क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम किसी एक्स्ट्रा मास या मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे कि मान लो मैंने ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये होना जरूरी है, ठीक है, ये होता है तभी केमिकल रिएक्शन का कोई प्रोडक्ट बनेगा, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मास यही है कि ना ही हम एक्स्ट्रा मास खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस से। इसका मतलब क्या हुआ, जितना प्रोडक्ट, जितने ग्राम का प्रोडक्ट में मिलाऊंगा, मतलब जितना ग्राम का रिएक्टेंट में मिलाऊंगा उतने ही ग्राम का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए A मेरा एक रिएक्टेंट है और B मेरा एक रिएक्टेंट है, इन दोनों को मैंने कॉम्बाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया। तो जो रिएक्टेंट A का जो मास होगा और रिएक्टेंट B का जो मास होगा, इन ये दोनों मास इक्वल हो जाएंगे प्रोडक्ट के। यानी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
कि मान लीजिए 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले लिया मैंने और 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया, तो क्या बना हमारा, मान लीजिए हमारा बन गया 5 2 7 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। तो अगर आप LHS और RHS को कॉम्बाइन करोगे तो LHS क्या हो गया, इधर कितने टोटल कितने मास हो गए, 5 2 7 ग्राम इधर भी हैं और जो नया प्रोडक्ट बना है इधर भी 7 ग्राम है। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का, जब आप 2 ग्राम हाइड्रोजन और 5 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाए तो 7 ग्राम बनना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कभी हो जाए कि आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 5 ग्राम ऑक्सीजन लिया और आपका बन गया 3 ग्राम H2O, ये चीज पॉसिबल है क्या, कहाँ गया बाकी का मास, बाकी का मास मतलब आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ही नहीं करेगा। तो ये गलत है, ये रिएक्शन गलत रिएक्शन है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। जितना हम रिएक्टेंट, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट हम लगाएंगे उतना ही मास का प्रोडक्ट बनेगा, भले प्रोडक्ट कोई दूसरी प्रॉपर्टी का बने, कुछ नया बने, बट मास उसका इतना ही होना चाहिए, ठीक है। ओह शिट, मेरा वीडियो ये टक गया था, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया ये चीज़ ना। यहाँ पे कुछ पिक्चर लगाया हूँ, देख लो, यहाँ पे कोल है और ऑक्सीजन है, मिलके CO2 बन गए, तो दैट इज रिएक्टेंट एंड हियर इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट यार अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया, फिर से क्यों कर रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना, कि जितना मास हम रिएक्टेंट में लेंगे उतना ही मास प्रोडक्ट में ही बनेगा। मतलब LHS RHS हमेशा इक्वल होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, याद रखना। अगला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या कहता है भैया ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या कहता है, ये प्रोस्ट द्वारा दिया गया, साइंटिस्ट प्रोस्ट थे उनके द्वारा दिया गया है, 1797 में दिया गया था, मतलब जो लेवोसियर दिए थे उसी का थोड़ा सा अपडेट करके। और ये लॉ कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी केमिकल कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले लीजिए, कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, वो जो कंपाउंड है ना एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन से बना है। एग्जांपल से समझते हैं तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 18 ग्राम ऑफ वाटर लिया, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन का है और 16 ग्राम ऑक्सीजन का है। अगर इन दोनों मास को अगर डिवाइड करें, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन करें, तो ये आएगा 1/8, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर, अगर आप चाहते हो कि आपका जो H2O है वो लिक्विड स्टेट में रहे, लिक्विड स्टेट में रहे, देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है, इन दोनों जो कंबाइन होंगे, इनका जो मास का रेशियो वो हमेशा 1/8 के रेशियो में ही रहना चाहिए। कम ज्यादा हुआ तो फिर वो H2O जो है वो लिक्विड में ना रह के किसी और दूसरे स्टेट में चला जाएगा, है ना। तो आप जो पानी देखते हो तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 1:8 के मास से मिले रहते हैं। एक और थोड़ा बढ़ा के ले लेते हैं एग्जांपल, मान लीजिए 36 ग्राम ऑफ H2O, तो 36 ग्राम H2O, इसमें कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसमें आपको 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेना होगा और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेना होगा। फिर इनके मास का रेशियो निकालोगे, देन अगेन 1:8 आया। तो अगर आप चाहते हो कि आपका H2O लिक्विड स्टेट में रहे, देन उनके जो मास का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा 1:8 होना चाहिए। भले आप 50 ग्राम लो, चाहे 20 ग्राम लो, चाहे कितना ग्राम का रेशियो बना, डोंट मैटर, कट पिट करने के बाद 1/8 ही आना चाहिए। अगर रेशियो 1/8 नहीं आया, इट मीन्स H2O इज नॉट इन द लिक्विड स्टेट, इट इज इन द अनदर स्टेट लाइक सॉलिड, गैस और सॉलिड और स्टीम, ठीक है, लाइक दैट। एक एग्जाम्पल और जैसे देके समझाता हूँ मैं, एग्जाम्पल देके समझाते हैं। देखिए जैसे मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए, अबे मिट जाए यार, लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट लाइक दैट, ओके, ठीक है, लाइक दैट। मान लीजिए मैंने 4 ग्राम लिया हाइड्रोजन का, ठीक है, और मैंने ले लिया 6 ग्राम किसका, ऑक्सीजन का। तो क्या ये H2O तो बनेगा, ठीक है, ये H2O तो बनेगा, बट क्या वो लिक्विड स्टेट में, वाटर के स्टेट में होगा? उसको पता करने के लिए मुझे दोनों के मास को डिवाइड करना होगा। तो मैं करता हूँ 4/6, 2 2 4, 2 3 6, ये आ गया 2/3 रेशियो में आया है। इसका मतलब क्या है, अब जो H2O आपका बना है वो लिक्विड नहीं है, वो कुछ और होगा बट लिक्विड नहीं होगा। अगर आप लिक्विड चाहते हो तो आपको कुछ तो इनके मास के बीच में ऐसा रिलेशन रखो कि इनके मास को डिवाइड करने पे 1:8 आए। एग्जाम्पल के तौर पे या तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन रखो, या तो 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन रखो, या फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन रखो।
तभी आपका ये रेशियो बन के आएगा, तभी दिस वेरीफाइज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज सेम। ठीक है, ऑलवेज सेम होना चाहिए, भले मास कुछ भी हो। अब यहाँ पे मास कैसे पहचाने, तो देखो H2O है, तो 2 मॉलिक्यूल है किसका, हाइड्रोजन का, और 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। तो अगर आप समझ रहे हो, 1 मॉलिक्यूल, अगर आप यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन लोगे तो ऑक्सीजन कितना लेना होगा, कितना, इसका कितना लेना होगा, कुछ तो भैया मिस्टेक है यहाँ पे, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, ये अपन गलत लाइन पे, पाथ पे जा रहे हैं, गलत पाथ पे जा रहे हैं। 1:8 का है ना, अरे यार तो फिर क्यों इतना दिमाग लगा रहा है। अगर हाइड्रोजन हम 1 लेंगे तो ऑक्सीजन 8 लेना है, तो अगर हाइड्रोजन हम 2 लें तो ऑक्सीजन 8 2 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 लें तो 8 3 24 हो जाएगा। तो 1:8 का है, सिंपल है, इतना सा ले लो। कहाँ मैं भी क्या पता नहीं सोचने लग गया था। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो यार आई होप आपका ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था और इसमें जो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखा, जिसमें हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आपको ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डेल्टन जो थे, उन्होंने कुछ थ्योरीज और कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, उन पोस्टुलेट्स पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।